आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन के अंदर ओके एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग मुझे एक बार ऑडियो वीडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग बता देंगे। ओके चलिए मित्रों, फटाफट फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने कल के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या चीजों को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं। कल हम लोगों ने सोगा को पढ़ना चालू किया था। सबसे पहले हमने सोगा की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड चीजें देखी कि सोगा किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ इंडिया, और वो सब पढ़ा। फिर हमने कुछ बेसिक बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ना चालू किया था, जैसे बायर एंड सेलर। बायर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को बाय करता है या एग्री करता है कि मैं खरीदूंगा। सेलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को सेल करता है या एग्री करता है कि मैं गुड्स को बेचूंगा। क्या करूंगा बोलो? गुड्स को बेचूंगा। ठीक है ना? यस सर। अगला फिर अपन ने क्या देखा था सर? फिर अपन ने यहाँ पे देखा था कि गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, जैसे गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, तो गुड्स का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या होता है बोलो? एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम या मनी। क्या बोलो? अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। ठीक है, ये दो चीजें गुड्स के अंदर नहीं आती। फिर गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रास, क्रॉप्स या थिंग्स जो जमीन के साथ अटैच है, पर जिसको आपने एग्री किया है कि आप इसको सीवियर कर दोगे। सीवियर का मतलब होता है आप इसको अलग कर दोगे। अगर आपने ऐसा एग्री किया है बेटा, तो उसको भी अपन गुड्स का पार्ट मान लेते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट रिसीट। क्या कहा मैंने? बोलो। फिक्स डिपॉजिट रिसीट को क्या गुड्स का पार्ट माना जाता है क्या? हाँ सर, गुड्स का पार्ट माना जाता है। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में देखे थे। गुड्स में अलग अलग होता है एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग में स्पेसिफिक, एज सर्टेन, अनएज सर्टेन। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है? जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, अगर उस समय वो गुड्स एग्जिस्ट करते हैं तो उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोला जाता है। स्पेसिफिक गुड्स मतलब जब आप आ रहे हो बेटा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, आपने और मैंने डिसाइड कर लिया कि यही वाली बॉटल मैं आपको बेचूंगा, तो इसे स्पेसिफिक गुड्स कहते हैं। एसर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? मेरे पास बेटा बहुत सारे यहाँ पे क्या पड़े? फोन्स पड़े। मैं जब अपना पहले कॉन्ट्रैक्ट बना और फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं फोन को अलग करूं, तो इसे एसर्टेन बोला जाता है। और जब जब तक मैंने गुड्स को अलग नहीं किया था, वो पूरे लॉट को अनएसर्टेन गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? पूरे लॉट को अनएसर्टेन गुड्स का नाम दिया जाता है, अनएसर्टेन गुड्स कहा जाता है। गॉट इट एवरीवन? क्या सबको एकदम इतना क्लियर? बोलो मुझे जल्दी से। यस, ओके। फिर फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना और उसके बाद वो गुड्स बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा या एक्वायर किया जाएगा बाद में। पहले कॉन्ट्रैक्ट बना, अब वो गुड्स को एक्वायर करेंगे, तो उसे फ्यूचर गुड्स का नाम दिया जाता है। फिर कंटीजेंट गुड्स। कंटीजेंट गुड्स का मतलब होता है गुड्स का एक्विजिशन डिपेंड करता है किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर। किसके ऊपर बोलो? किसी अनसर्टन इवेंट के ऊपर। इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे क्या बोला जाता है? कंटीजेंट गुड्स का नाम यहाँ पे दिया जाता है। ओके, फिर अपन ने पढ़ा था डिलीवरीज के बारे में। डिलीवरी का मतलब होता है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। पोजेशन मतलब अपने पास से गुड्स किसी दूसरे व्यक्ति को दे देना, उसे वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन कहते हैं। पोजेशन को ट्रांसफर करना कहा जाता है डिलीवरी। डिलीवरी तीन प्रकार की होती है। एक्चुअल डिलीवरी मतलब जब मैं ये बॉटल को अपने हाथों से आपको दूं, ये एक्चुअल डिलीवरी होता है। पर कुछ केसेस में एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तो वहां सिंबॉलिक डिलीवरी दिया जा सकता है। जैसे गाड़ी की चाबी हो गई, ये सिंबॉलिक डिलीवरी होती है। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब आप बेटा बॉटल लेने नहीं आए, आपने अपने एजेंट को भेजा बॉटल लेने, मैंने आपके एजेंट को गुड्स दिया, समझना, तो आपके एजेंट ने आपके बिहाफ में गुड्स को रिसीव किया, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। गॉट इट एवरीवन? सभी लोग जल्दी से बताएंगे मुझे, क्या आप इस बात को समझे? क्या
फटाफट फटाफट क्विकली बता देंगे मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए अब दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में सर? अब मैं आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बोलो? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मेंट बाय डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सर अब देखो क्या दोस्तों, अगर हम लोग कहें आपके साथ कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और एक और आपको दिखने वाला है आगे शब्द आने वाला है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये दोनों टॉपिक्स को अपने को पढ़ना है बेटा। किसको पढ़ेंगे अपन? देखो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल को पढ़ेंगे और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, इन दोनों टॉपिक्स को अपने को क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको लॉ पढ़ते वक्त कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे इसके ऊपर बेटा क्या करेंगे, ये टेलीग्राम आईडी है, ये टेलीग्राम आईडी है, आप इसके ऊपर मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है ना, प्लीज इसी के ऊपर मैसेज डालना। डाउट पोर्टल का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि डाउट पोर्टल में मैं आपको रिकॉर्ड करके जो वॉइस मैसेज डाल के मैं आपको समझा सकता हूँ इजीली, वो आपको बहुत दिक्कत होंगे डाउट पोर्टल में, क्योंकि मैं कुछ लिखूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं जब बोलूंगा तो आप सुन के उसको इजीली समझ लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसके ऊपर ही कोई भी आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है उससे रिलेटेड बात है, कोई भी बात है, आप मुझे कहा डालेंगे बेटा, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स गो। चलिए आओ 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 आ जाओ। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा सर? अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। देखो सर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल? देखो सर, डॉक्यूमेंट का मतलब तो आपको पता ही है बेटा, कोई भी लीगल पेपर, क्या होता है बोलो? कोई भी लीगल पेपर को जनरली क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब होता है ओनरशिप। क्या मतलब होता है बोलो? ओनरशिप। टाइटल का अर्थ होता है ओनरशिप। तो जो ओनरशिप का ऐसा पेपर जो ओनरशिप के बारे में बताए उसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, मैंने अगर बेटा ये फोन खरीदा, तो फोन का जो इनवॉइस है ना, जो सैमसंग ने बनाया, वो इनवॉइस अगर मेरे नाम से, इनवॉइस का मतलब होता है बिल, क्या होता है बोलो जल्दी से? बिल। ठीक है ना, तो जो बिल है, अगर बिल मेरे नाम से बताया तो वो बिल का अर्थ क्या हुआ? जब बिल पे इंद्रेश गांधी का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो फोन के ओनर है वो कौन है? वो इंद्रेश गांधी है। समझे क्या आप बात को? मतलब क्या, जिसके नाम से बिल बनता है वो मैं कहूंगा कि बिल इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो ओनरशिप को दर्शाता है। मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहां से माल भेजा आपके नाम से, ठीक है ना, आपने मुझे ऑनलाइन ऑर्डर दिया, मैंने आपको बेटा आपके नाम से फोन भिजवाया, पार्सल किया, तो जो पार्सल की रिसीट बन रही है, अगर रेलवे से भिजवाया तो रेलवे रिसीट होंगी, ट्रक से भिजवाया तो लॉरी रिसीट होंगी बेटा। समझ रहे आप बात को? ये शिप से बिलाया तो बिल ऑफ लेडिंग होगा। ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो ये जो बिल, ये जो इनवॉइसेस है, ये जो बिल्स बनाऊंगा मैं, अगर वो मैं आपके नाम से बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फोन की ओनरशिप किसके पास है? आपके पास है। अब समझे क्या बात को? तो दुनिया में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा जो किसको दर्शाते हैं? जो ओनरशिप को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ओनरशिप को। सर मान लो मैंने आपको बिल दिया बेटा, आप उस बिल के बदौलत इस फोन को बेच सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर सैमसंग का इनवॉइस मेरे नाम से, तो मैं उस इनवॉइस की मदद से किसी और पर्सन को फोन बेच सकता हूं। क्या? बिल्कुल बेच सकता हूं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट है जो ओनरशिप के बारे में बताता है कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जिसका नाम है वो ओनर है, या वो डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर है। समझे क्या बात को? क्या कहा मैंने बोलो? जो वो डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर है। यहां पे लिख के रखो, ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर है। ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर है। ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर आता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या होता है? जब मैं रेलवे से बेटा माल भिजवाता हूं, तो रेलवे कंपनी को जब मैंने माल दिया, गुड्स दिया, तो मुझे बिल ऑफ लेडिंग देते हैं। क्या देते हैं बोलो? बिल ऑफ लेडिंग देते हैं। ठीक है, ओके। फिर होता है डॉक वारंट। डॉक वारंट का मतलब क्या होता है समझना। जैसे देखो
मैं अगर बात करूं आपके साथ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखो, जैसे बेटा ये एक शिप का पोर्ट है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो शिप है बेटा ये आती है, इसको बोला जाता है वॉर्फ। क्या बोला जाता है बोलो, वॉर्फ बोला जाता है। और ये जो है ना, ये बोला जाता है यहाँ पे पोर्ट। क्या बोला जाता है बोलो, पोर्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो जब मैंने माल को उतारा बेटा इस वॉर्फ पे, तो वॉर्फ फिंगर का सर्टिफिकेट आता है। मतलब ये वॉर्फ से रिलेटेड एक अथोराइज पर्सन होता है जिसे वॉर्फ फिंगर बोला जाता है, और वो वॉर्फ फिंगर सर्टिफिकेट इशू करता है। क्या करता है बोलो, सर्टिफिकेट इशू करता है। फिर ये माल को जब मैं पोर्ट पे शिफ्ट करता हूं, क्या करता हूं बोलो, ये माल को जब मैं पोर्ट पे शिफ्ट करता हूं, तो वो डॉक वारंट इशू करता है। क्या इशू करता है बोलो, ये डॉक वारंट यहां पे इशू करता है पोर्ट के ऊपर। अब मेरे पास अगर मान लीजिए पैसा नहीं है बेटा इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे करने का, तो इस माल को शिफ्ट कर दिया जाता है वेयर हाउस के अंदर। किसके अंदर, वेयर हाउस के अंदर। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब तक तुम मुझे इस माल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करते, तब तक इस माल को हम लोग गोडाउन में पड़े रहने देंगे। क्या करने देंगे बोलो, गोडाउन में पड़े रहने देंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर यहां पे दिया जाता है बेटा वेयर हाउस का सर्टिफिकेट। क्या दिया जाता है बोलो, वेयर हाउस का सर्टिफिकेट। तो ये जो वेयर हाउस का सर्टिफिकेट है, या ये जो डॉक वारंट है, या ये जो सर्टिफिकेट है वॉर फिंगर का, ये सारी चीजें है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मतलब अगर मान लो मेरे पास डॉक वारंट है, या वेयर हाउस सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए वॉर फिंगर सर्टिफिकेट है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट की मदद से मैं इस माल को बेच सकता हूं किसी दूसरे पर्सन को। क्या कहा मैंने बोलो, इस डॉक्यूमेंट्स की मदद से मैं माल को बेच सकता हूं, गुड्स को बेच सकता हूं किसी दूसरे पर्सन को। इसे बोला जाता है डॉक्यूमेंट शोइंग, सॉरी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या बोला जाता है बोलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे देखो, वेयर हाउस सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट। फिर जब मैं रेलवे से माल भिजवाता हूं तो रेलवे रिसीट मिलती है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मुझे चाइना में माल भिजवाना है नागपुर से, तो नागपुर से रेलवे से जाएगा मुंबई में, फिर मुंबई के रेलवे स्टेशन से ट्रक में लोड होगा, ट्रक से जाएगा पोर्ट में, फिर पोर्ट से होते हुए वो शिप से जाएगा। मतलब जहां पे मैं मल्टीपल मोड्स का प्रयोग कर रहा हूं बेटा गुड्स को भिजवाने के लिए, तो वहां मैं एक ही ट्रांसपोर्टर को बोलता हूं कि तू मेरे गुड्स को लेके जा, जिसे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टर बोला जाता है। मतलब रेलवे से ट्रक में भरना, ट्रक से शिप में, शिप से प्लेन में, ये सब काम उसका होता है। मैं अलग अलग लोगों को अपॉइंट नहीं करूंगा, तो वो मुझे देता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। क्या देता है बोलो, मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट वो मुझे हैंड ओवर करता है। गॉट इट। सभी लोगों को क्या ये बातें समझ में आ रही है क्या, इतना बताइए, है ना। या वारंट्स, या कोई भी वारंट या ऑर्डर फॉर डिलीवरी हो गया, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये दर्शाता है, प्रूफ या पोजेशन या कंट्रोल ऑफ गुड्स को दर्शाता है कि सामने वाले के पास अथॉरिटी है, पावर है गुड्स को अपने पास रखने की, तो ऐसे सिचुएशन में उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो सीधी बात, ऐसा डॉक्यूमेंट बेटा जिसके पास है वो ओनर है ऐसा अज्यूम किया जा सकता है, या उसके पास पावर है। क्या है बोलो, उसके पास पावर है, किस बारे में, पावर है उसके पास गुड्स को ट्रांसफर करने के बारे में, तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम लोग इसे कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। क्या कहते हैं बोलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एक बात ध्यान रखना, ये इन्होंने जो एग्जाम्पल दे के रखे बेटा, ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, ये बस एग्जाम्पल है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट अगर जानना है, एग्जॉस्टिव लिस्ट पॉसिबल ही नहीं है पूरे लिखना, क्योंकि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बना सकते हो अगर उस डॉक्यूमेंट का एक पर्पस होता है कि वो ओनरशिप को, कंट्रोल को, पोजेशन को या अथोराइजेशन को दर्शाता है, तो हम उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कह देते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मान जाए तो अपन लोग उसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। क्या आपको इतना मतलब समझा के इसका, सारे लोग जल्दी से बताइए मुझे, क्या आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब समझा का क्या होता है, फटाफट क्विकली बताएंगे बेटा। यस, चलिए आओ ध्यान दो, अगला पॉइंट सुनना, मैं जो कहने जा रहा हूं भी देखिए क्या,
कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, जैसे देखो बिल ऑफ लेडिंग, डॉक वारंट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, डॉक वारंट, ऑर्डर ऑफ डिलीवरी। ये लिस्ट इलस्ट्रेटिव होती है, ये एग्जॉस्टिव नहीं होती। क्या बोला? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ये कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है। अगर आप इसकी तरह और बहुत से एग्जाम्पल्स इसके अंदर ऐड हो सकते हैं, इसे बोला जाता है इलस्ट्रेटिव लिस्ट। क्या बोला जाता है? बोलो, इलस्ट्रेटिव लिस्ट इसे कहा जाता है। ठीक है, यस। अगला देखिए, any other document which has the above characteristics will fall into same category। कौन सी characteristics? जो कंट्रोल या पोजीशन को दर्शाए या चेंज करने में मदद करे, आप उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोल देते हो। ओके। दो, बिल ऑफ लीडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अ मेट्स रिसीव्ड इज नॉट। इट इज रिगार्डेड एज लॉ अ merely acknowledgement of receipt of goods। द डॉक्यूमेंट अमाउंट्स टू डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ओनली व्हेन, देखो क्या, एक डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तभी बोलेंगे जब वो अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है गुड्स को डिलीवर करने का टू द होल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब सिंपल सी बात ये होती है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास होगा वो ओनर माना जाएगा और मैं उस व्यक्ति को गुड्स सौंप दूंगा। मतलब मेरे पास अगर कोई, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है, माइक का बेटा यहाँ पे इनवॉइस है, वो इनवॉइस गलती से एमवी सर के पास चले गया। एमवी सर अगर मेरे पास आते वो इनवॉइस लेके, मैं उनको ओनर मान के ये माइक को दे दूंगा। समझे क्या बात को? इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, इसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। सर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का ओनरशिप और पोजीशन डिफरेंट के पास हो सकता है। आप समझे नहीं बेटा सौम्य, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की कोई अपने आप में ओनरशिप नहीं होती, ध्यान रखना। गुड्स की ओनरशिप किसी और के पास और गुड्स का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसी और के पास हो सकता है। समझे क्या बात को? हो सकता है, बट डॉक्यूमेंट की ओनरशिप और पोजीशन नहीं होता कभी भी। गुड्स का ओनरशिप होता है, गुड्स के डॉक्यूमेंट्स का पोजीशन होता है। ये दो अलग अलग लोगों के पास हो सकता है। अब देखिए, लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स है बेटा जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बोले जाते हैं। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप को ट्रांसफर करने में मदद नहीं करते, ये सिर्फ बताते हैं कि ओनर कौन है करके। ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अभी अपन ने जो डॉक्यूमेंट पढ़ा ऑफ टाइटल, वो ओनरशिप पोजीशन इधर से उधर करने में मदद करते हैं। बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, वो हम लोग बात कर रहे हैं किससे रिलेटेड? डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल से। जैसे देखो, ये है बेटा एक शेयर सर्टिफिकेट है। क्या है? बोलो जल्दी से। ये एक शेयर सर्टिफिकेट है जो किसके नाम का है? जो देखिए मेरे पापा के नाम का है। ठीक है, यस। ये कब का है? 1989 का है ये शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, यस। अब देखो, ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, मान लो ये शेयर सर्टिफिकेट मुझे मिला बेटा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर मैकडॉनल्ड्स के पास जाऊं बेटा, है ना, मैं मैकडॉवेल के पास जाऊं, मैकडॉनल्ड्स नहीं, मैकडॉवेल के पास जाऊं, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो मुझे ये शेयर्स को अलॉट कर देंगे। ऐसा नहीं होता है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये शोइंग टाइटल वाला डॉक्यूमेंट है। मतलब ये बताता है कि इस ये जो सीरीज का अलॉटमेंट हुआ है, ये जो शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, उसका ओनर कौन है? उसका ओनर, उसके ओनर है अशोक गांधी। आप समझे क्या बात को जो मैंने कहा है ना? यस। तो ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिर्फ टाइटल किसके पास है ये बताते हैं, कौन उसका ओनर है ये नहीं बताते। जैसे देखो, अ शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल बट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट merely shows that the person name in the share certificate is entitled to be represented by it, but it does not allow the person to transfer share mentioned by mere endorsement on the back of certificate and delivery of the certificate। मतलब क्या, आप शेयर सर्टिफिकेट की मदद से एंडोर्स किसी और व्यक्ति को शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? नहीं। जैसे मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट मिला तो पापा के नाम के शेयर से मैं मम्मी को बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकता। ठीक है, अब देखो सर, ये है बेटा, समझो, ये है सेलर। सेलर क्या करेगा? गुड्स को देता है शिप वाले को। अब ये जो शिप का कैप्टन है बेटा, ये देता है बिल ऑफ लेडिंग। क्या देता है? बोलो, बिल ऑफ लेडिंग। अब सेलर क्या करता है? ये बिल ऑफ लेडिंग देता है बायर को। किसको? बोलो, बायर को भिजवाता है बिल ऑफ लेडिंग। उसकी फोटो कॉपी बोलो, उसका प्रिंट आउट बोलो, कुछ भी है, वो उसको भिजवाता है। फिर बायर जब जाता है शिप वाले के पास और बिल ऑफ लेडिंग को दिखाता है बेटा, तो शिप वाला इसको क्या देने वाला है? इसको गुड्स देने वाला है। समझे क्या आप बात को? सर मान लो बायर गया पर उसके पास बिल ऑफ लेडिंग नहीं था, तो क्या उसको गुड्स मिलने वाले हैं क्या बेटा? नहीं सर, उसको गुड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब इसके पास बिल ऑफ लेडिंग होगा तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है। मतलब कि बायर इज द अथोराइज्ड पर्सन टू रिसीव द गुड्स, ऐसा इसका मतलब होता
है, ठीक है ना? गॉट इट? बोलो 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 जल्दी से, गॉट इट एवरीवन? यस सर। चलिए आगे बढ़ो। क्या वैसा ही होता है बेटा यहाँ पे? ये होता है ना, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जो अपने को लॉरी रिसीट मिलती है। रेलवे के केस में रेलवे रिसीट होती है, ये भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल माना जाता है। और बाकी शिप के केस में क्या क्या होता है ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को समझा क्या? फटाफट बताइए। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, पर आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का क्या मतलब होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जिसके पास होता है वो पोजीशन को क्लेम कर सकता है, पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पोजीशन को क्लेम नहीं कर सकता। जैसे शेयर सर्टिफिकेट में मैं कंपनी को ही नहीं बोल सकता मेरे नाम से शेयर्स कर दो, पर अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मेरे पास होता तो मैं उस पोजीशन को क्लेम कर पाता क्या? हाँ सर, कर पाता। सारे लोग जितने भी इसको देख रहे हैं फटाफट यस करके बोल दीजिए। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आप भी बोलो यस सर, समझा, ऐसा बोलो आप भी, ठीक है ना? हाँ बोलो ऐसा, यस सर। अंदर से आवाज आने दो बेटा यस सर की, ठीक है? ओके, चलो चलो चलो। क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो 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 बेटा जल्दी से, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ू? क्या हम लोग आगे बढ़े? यस। लैग तो नहीं हो रहा है यार, लैग तो नहीं हो रहा है बेटा। लैग हो रहा है क्या रे? मुझे नहीं लगता ऐसा, बाकी लोग बताओ। लैग होता तो सब कुछ ना कुछ बोलते हैं ऐसा, जब कोई एक आधा जन बोले तो मुझे ऐसा लैग महसूस नहीं होता है फिर। समझे क्या? चलो आगे बढ़ू मैं? क्या बोलना है आपका, आगे बढ़ू क्या? ओके, चलिए लेट्स गो। चलो 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 चलो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सुनो, आइए ध्यान दो। मित्रों, मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? सर अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले मर्केंटाइल एजेंट का मतलब। किसका मतलब पढ़ेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से? मर्केंटाइल एजेंट का मतलब अपन लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए सर, मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय मर्केंटाइल एजेंट, आइए इसको जानते हैं। मर्केंटाइल एजेंट का मतलब होता है सर ऐसा व्यक्ति जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर गुड्स को सेल कर सकता है, गुड्स को कंसाइन कर सकता है और गुड्स को बाय कर सकता है, यानी कि खरीद सकता है। और इसके अलावा गुड्स को प्लेज करके उसके बदले में लोन भी उठा सकता है, उसे बोला जाता है मर्केंटाइल एजेंट। सर ये हमने यूनिट नंबर 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ा था ना? हाँ, तो जो हमने यूनिट नंबर 9 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था ये वही है। जैसे ऑक्शनियर्स, अक्षय कुमार बेटा, ये एक एजेंट होता है। फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब होता है अड़ती है, जैसे कि जो फार्मर से माल खरीदते हैं और बीच में होलसेलर्स को बेचते हैं, उन्हें फैक्टर्स बोला जाता है। और जो ब्रोकर्स भी होते हैं ना बेटा, ये सारे लोग भी क्या होते हैं? सभी लोग बताएंगे जल्दी से। सर ये लोग भी एजेंट माने जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल एजेंट माने जाते हैं, ठीक है? चलिए सर अगला, अब बात करेंगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो देखो प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। क्या होता है बोलो जल्दी से? ओनरशिप। ध्यान दो, सुनो सुनो सुनो, जैसे देखो, मैं अगर ये एप्पल, ये इसकी बात करूं एप्पल फोन की, ठीक है ना? किसकी बोलो जल्दी से? एप्पल फोन की। अब ध्यान दो, ये जो एप्पल का फोन है ना बेटा, ये एमवी सर का है, ठीक है ना? तो मैं क्या बोलूंगा कि एमवी सर इसके क्या हो गए? ओनर हो गए। या मैं कहूंगा कि एमवी सर के पास इसकी क्या हो गई बेटा? प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई बोलो जल्दी से? प्रॉपर्टी हो गई। जो व्यक्ति ओनर होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है गुड्स की। और लेकिन ये एप्पल का फोन किसके पास पड़ा है? ये आईजी सर के पास पड़ा है। आईजी सर के पास क्या है बोलो जल्दी से? पड़ा है। तो मैं इसे क्या कहूंगा कि ये क्या होता है? सभी लोग बताइए। सर इसे इसे अपन लोग कहते हैं पोजेशन। क्या कहते हैं बोलो जल्दी से? पोजेशन। तो पोजेशन का मतलब होता है कि किसके पास गुड्स है, पर गुड्स किसके है, ये होता है ओनरशिप। ये क्या होता है बोलो? ओनरशिप, या इसे ही अपन कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बोलो? प्रॉपर्टी। तो देखो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी। क्या होता है बोलो? प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है? ओके
सर ओनरशिप या जनरल प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ केस के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी भी होती है क्या? हाँ सर होती है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सेल के अंदर जब सेल होता है ना बेटा, तो ध्यान रखना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर होती है, मतलब ओनरशिप ही ट्रांसफर होती है। हो सकता है इमीडिएटली पोजेशन ट्रांसफर हो या ना हो। क्या कहा मैंने? बोलो। हो सकता है इमीडिएटली पोजेशन ट्रांसफर हो या ना हो, बट मैं पक्का बता रहा हूं कि सेल के अंदर प्रॉपर्टी तुरंत ट्रांसफर हो जाती है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है। क्या बात कर रहे हो सर? एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अगर कहूं जेठालाल के दुकान पर भिड़े आया बेटा और भिड़े ने टीवी खरीद लिया, तो जेठालाल ने प्रॉपर्टी यानी कि टीवी की ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर कर दी किसको? भिड़े को। बट भिड़े ने बोला कि कल अच्छा सा मुहूर्त है और मुझे मुहूर्त में टीवी भिजवाना, मतलब उस दिन के लिए पोजीशन जेठालाल के पास होगा और अगले दिन भिड़े के पास क्या चले जाएगा? टीवी का पोजीशन चले जाएगा। समझे क्या बात को? मुझे जल्दी से बताइए, मुझे क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? जल्दी से बोलो, है ना? यस, ठीक है। तो देखो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप ही ट्रांसफर होती है बेटा, पोजेशन हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, टू दी बायर। और या देयर शुड बी एन एग्रीमेंट कि हम लोग ओनरशिप को ट्रांसफर करेंगे, तभी जाके अपन लोग कहते हैं कि वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखो, इसका मतलब है जनरल प्रॉपर्टी एंड नॉट मेयरली स्पेशल प्रॉपर्टी। अब सवाल बनता है सर ये स्पेशल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? आओ मैं आपको स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूं, ठीक है? देखो सर, मेरे पास क्या है, मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल गोल्ड की चेन है बेटा। मैं क्या करता हूं, आईजी यानी कि मैं क्या करता हूं बेटा, समझना बात को। इस गोल्ड की चेन को क्या करता हूं? बोलो। इस गोल्ड की चेन को मैं देता हूं एसबीआई को। गोल्ड की चेन को मैं देता हूं एसबीआई को, और एसबीआई मुझे बदले में क्या देती है बेटा? मुझे बदले में पैसा देती है, या जिसे मैं कहता हूं मुझे लोन देती है। क्या देती है? बोलो, लोन देती है। अब ये जो एसबीआई है, एसबीआई के पास क्या पड़ा है बेटा? उस एसबीआई के लॉकर में उसके पास पड़ा है गोल्ड चेन। क्या पड़ा है? बोलो। एसबीआई के लॉकर में उसके पास पड़ा है गोल्ड चेन। ओके, अभी ये जो गोल्ड चेन है ना, क्या एसबीआई के पास इसकी ओनरशिप है क्या बेटा? नहीं सर, ओनरशिप नहीं है, क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी गोल्ड के अंदर की किसके पास है? आईजी सर के पास है। पर अगर मैंने लोन नहीं दिया, तब एसबीआई इस गोल्ड चेन को सेल कर सकती है क्या? हाँ सर, कर सकती है। मतलब एसबीआई के पास इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कुछ सिचुएशन के अंदर ही जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होंगी एसबीआई को, और फिर एसबीआई इसको बेच पाएंगी। जब तक जनरल प्रॉपर्टी एसबीआई के पास नहीं आ जाती, तब तक एसबीआई चाहकर भी गोल्ड चेन को बेच नहीं सकती। क्या कहा मैंने? बोलो। तब तक एसबीआई चाहकर भी गोल्ड चेन को बेच नहीं सकती। ठीक है, देखिए, it means general property and not merely special property. The property in goods means general property, that is all ownership of rights of goods. Note that general property in goods is to be distinguished from the special property. It is quite possible that general property in a thing may be in one person and special property in the same thing may be with another. जैसे देखा अपन ने, गोल्ड चेन में जनरल प्रॉपर्टी है आईजी सर की और स्पेशल प्रॉपर्टी है बेटा किसकी? एसबीआई की। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया एग्जांपल में, देखो जहां पे आर्टिकल प्लेज किया गया है, ये वही वाला बात हो गया। फिर जनरल प्रॉपर्टी इन अ थिंग मे बी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू स्पेशल प्रॉपर्टी कंटिन्यूइंग टू रिमेन विद द अनदर पर्सन, दैट इज प्लेजी, हु हैज राइट टू रिटेन गुड्स, जब तक उसको पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड ड्यूज नहीं मिल जाते। मतलब मैं जनरल प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को बेच सकता हूं, बट जब तक एसबीआई को पैसा नहीं मिलता बेटा, तब तक वो अपना पास उसका पोजेशन रखने वाला है। क्या? हाँ सर, तब तक वो अपने पास उसका पोजेशन रखने वाला है। ठीक है, यस। तो देखिए, मैं अगर किसी पर्सन को बेटा गुड्स बेच रहा हूं और उससे रिलेटेड इनवॉइस मैं उसे दे रहा हूं और बदले में वो मुझे पैसे दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गुड्स की जनरल प्रॉपर्टी में दे रहा हूं सामने वाले व्यक्ति को बेटा, जो कौन है? बायर है। कौन है? बोलो जल्दी से। बायर है। क्या आप इस बात को समझे क्या? सभी लोग जल्दी से बताइए। यस सर, इस बात को एकदम इजीली समझ गए। ठीक है, चलो चलो एक बार गो थ्रू करो इसको, प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ो जल्दी से, फटाफट एक बार गो थ्रू करो, जल्दी जल्दी करो।
चलो फटाफट एक बार आप गो थ्रू करो बेटा जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ मुझे। जल्दी जल्दी। यार मेरे इससे बेटा पता नहीं यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि अच्छा सब कुछ कनेक्शन एकदम प्रॉपर दिख रहा है यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही है मेरे मेरे एंड से। देखो एक बार, देखो एक बार, सब नॉर्मल नॉर्मल होने दो एक बार। कोई इंटरनेट का फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा है आपके इसमें? ऐसा तो नहीं बेटा? सही चल रहा है, लैग नहीं है? ओके चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, चलो कंटिन्यू करेंगे, आ जाइए जल्दी से। चलिए लेट्स गो दोस्तों। सारे लोग ध्यान देंगे। अभी हम लोग कुछ छोटी छोटी अभी दो चार डेफिनेशंस अपनी बची हुई है, वो दो चार डेफिनेशंस को बढ़िया से कवर करेंगे एंड देन फिर उसके बाद अपन लोग इसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है चलिए आ जाओ, सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो कहने जा रहा हूं इसके ऊपर फोकस करना अभी। ठीक है देखो सर, हम लोग बात करेंगे किसको लेके? इंसॉल्वेंट को लेके, प्राइस को लेके, और प्राइस को लेके और क्वालिटी ऑफ गुड्स को लेके। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब होता है कि स्टेट या कंडीशन में गुड्स मौजूद है उसे क्वालिटी बोला जाता है। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल खाने की कोई चीज है, मान लो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर फंगस लगा है, तो आप क्या बोलोगे? जो ब्रेड की कंडीशन है ये बड़ी खराब है, मतलब गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल रियलमी का, या मान लो मैं एमआई का फोन लेता हूं बेटा, एमआई का फोन में मैं वीडियो देखता हूं वो हीट मार रहा है बेटा फोन पीछे से, तो मैं क्या कहूंगा आपके साथ? ये इसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्या बोलेंगे? बोलो क्वालिटी अच्छी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? तो बेसिकली कौन से स्टेट में या कौन से कंडीशन में गुड्स मौजूद है अभी, उससे हम लोग कहते हैं क्वालिटी देखना। क्या देखना बोलो? उसे हम लोग कहते हैं क्वालिटी को देखना। ओके, प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस का मतलब होता है मनी कंसिडरेशन। देखो क्या होता है बोलो? मनी कंसिडरेशन। ध्यान देना, मनी कंसिडरेशन जो आप पे करते हो बेटा, किसके लिए? सेल ऑफ गुड्स के लिए। मतलब मैंने अगर कोई बिस्किट पैकेट खरीदा और मैंने उसके लिए 10 रुपए दिया, तो 10 रुपए को हम लोग प्राइस कहते हैं। मान लो दो अलग अलग एग्जांपल, जो भी मैंने पैसा पे किया हो, क्या कह रहा हूं मैं बोलो? जो भी मैंने पैसा पे किया हो बेटा गुड्स को परचेस करने के लिए, उसे बोला जाता है प्राइस। क्या बोला जाता है बोलो? उसे बोला जाता है प्राइस। क्या बोला जाता है बोलो? उसे बोला जाता है प्राइस। ठीक है ओके। फिर इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता है, मैं आपको कई बार बताया, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसकी लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट, प्लस दूसरी कंडीशन कोई बता सकता है मुझे? प्लस वो व्यक्ति इज अनेबल टू पे ड्यूज, मतलब वो अपनी उधारी चुका ही नहीं सकता, जिसकी मनोकांक्षा ही नहीं बची अपने लाइबिलिटीज को पे करने की, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे बोला जाता है यहाँ पे इंसॉल्वेंट व्यक्ति। तो एक इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? जो लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट
प्लस वो व्यक्ति अगर अपने ड्यूज को पे ही नहीं कर सकता है किसी भी फॉर्म में, जैसे देखो आज अगर मैं बताऊं ना तो आप लोग भी लाइबिलिटीज ग्रेटर देन असेट है, प्लस पर अपने पास मम्मी पापा है ना बेटा जो अपने ड्यूज को पे कर देते हैं, जो अपने लाइबिलिटीज को पे कर देते हैं, इसलिए हम लोग इंसॉल्वेंट नहीं है। अदरवाइज ये दोनों कंडीशन अचीव हो गई तो एक व्यक्ति क्या मान लिया जाता है, इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है बोलो, इंसॉल्वेंट मान लिया जाता है। गॉट इट? क्या आपको बात समझी? तीन बड़ी इजी सी डेफिनेशन देगा, इंसॉल्वेंट की देगा, प्राइस का देगा, क्वालिटी देगा। सर प्राइस का मतलब होता है जो आप मनी कंसिडरेशन पे करते हो उसे प्राइस बोला जाता है क्या? हाँ सर उसे प्राइस बोला जाता है। क्वालिटी मतलब किस स्टेट या कंडीशन में गुड्स है उसे अपन लोग क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए बेटा चलो अब हम लोग बात करेंगे किसके बीच में, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच के बातों को समझेंगे कि सेल का मतलब क्या होता है और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है। आइए इस टॉपिक को पढ़ेंगे, आइए इस टॉपिक को जानेंगे। ठीक है चलो लेट्स गो। चलो इतना क्लियर है सभी लोगों को? ओके ओके चलिए आइए ध्यान दीजिए। देखो मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसके बारे में, सर मैं यहां पे बात कर रहा हूं एग्रीमेंट टू सेल के बारे में और सेल के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल के बारे में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं। ठीक है, फोकस करना भी एकदम बढ़िया से। देखो सर सबसे पहला सेल, सबसे पहला किसके बारे में? सेल के बारे में। ठीक है देखो सेल, सर सेल का मतलब क्या होता है? तो देखो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को गुड्स बेचता है, क्या करता है बोलो? गुड्स बेचता है। अब उससे पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन अगर गुड्स की जो ओनरशिप है बेटा, क्या कहा मैंने बोलो? गुड्स की जो ओनरशिप है अगर वो चले जाती है दूसरे पर्सन के पास, मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूं, पोजेशन जाए या नहीं जाए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा मैंने बोलो? पोजेशन जाए या नहीं जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अगर गुड्स की ओनरशिप है ये अगर किसी दूसरे पर्सन के पास जा चुकी है तो मैं कहता हूं ये सेल का ट्रांजैक्शन है। किसका ट्रांजैक्शन है बोलो? सेल का ट्रांजैक्शन है। किसका ट्रांजैक्शन है बोलो? सेल का ट्रांजैक्शन है। पर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता। एग्रीमेंट टू सेल में पर्सन वन पर्सन टू को मान लो अगर गुड्स बेचने वाला है, पर गुड्स की जो ओनरशिप होती है ना बेटा ये अभी भी किसके पास होती है? पर्सन वन के पास होती है। वो पर्सन टू को गुड्स देगा, सुनिए वो पर्सन टू को गुड्स देगा और फ्यूचर, ओ माय गॉड क्या कहा मैंने बोलो? फ्यूचर में इस गुड्स की जो ओनरशिप है ना वो किसके पास जाने वाली है? फ्यूचर में इस गुड्स की ओनरशिप पर्सन टू के पास जाने वाली है। किसके पास जाने वाली है बोलो? पर्सन टू के पास जाने वाली है। मतलब आज आप सोच के देखो तुरंत ओनरशिप किस में ट्रांसफर होती है? सेल में। फ्यूचर में ओनरशिप किस में ट्रांसफर होने वाली है बेटा? पर्सन टू के पास। मतलब मैं बोलूंगा अभी अभी ओनर कौन बन रहा है? सर अभी ओनर बायर बन रहा है। और यहां पे ओनर अभी कौन है? सर अभी यहां पे ओनर सेलर है और फ्यूचर में बायर बनेगा। मतलब सर अगर मान लो अभी तुरंत में अगर मान लो मैंने पर्सन वन ने पर्सन टू को गुड्स बेचा, सेल किया और आग लग गई बेटा गुड्स में, तो ध्यान रखना उसका जो बर्डन है वो कौन उठाएगा? बायर, क्योंकि ओनर कौन है? बायर। समझे क्या? लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? सेलर। तो रिस्क भी कौन उठाने वाला है? सेलर। जो ओनर है वो रिस्क को उठाता है। क्या कहा मैंने बोलो? जो ओनर है वो रिस्क को उठाता है, वो रिस्क को बेयर करता है। क्या करता है बोलो? रिस्क को बेयर करता है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्या सारे लोगों को इतनी बातें समझी क्या? मैं एक और बार क्विकली आपको रिवाइज करवाता हूं। मैंने अभी आपको क्या बताया? सेल और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब देखो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर करता है तो मैं कहता हूं वो सेल कहलाया जाता है। फिर पैसे मिले या ना मिले, पोजीशन जाए या ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत में दूसरे व्यक्ति के पास ओनरशिप चले जाती है। लेकिन जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स का पोजीशन देता है बेटा, पोजीशन दे या ना दे, या मान लो पोजीशन दे या ना दे, पैसा मिले या ना मिले, बट फ्यूचर में पोजीशन देने वाला है
अभी पोजीशन नहीं दिया, फ्यूचर में पोजीशन देने वाला है, फ्यूचर में पोजीशन देने वाला है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम लोग इसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं। गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को क्या ये बातें समझ में आई क्या जो मैंने कहा? सभी लोग फटाफट बताएंगे, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या जो मैंने कहा अभी आपके साथ? क्विकली क्विकली बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ मुझे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है क्या? है ना? यस, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन? चलो आओ, ध्यान दो, क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4(1) यानी सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1, the contract of sale of goods is a contract whereby seller transfers या agrees to transfer property in goods to buyer for a price. ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में केवल और केवल पैसा लेके मैं ओनरशिप दूंगा, पैसा नहीं तो ओनरशिप नहीं, ठीक है? ओके, देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, where under a contract of sale property in goods is transferred, property मतलब ownership in goods is transferred from seller to buyer, तो उसे sale कहते हैं. but where transfer of property in goods is to take place at future date या कोई subject to some condition, मतलब आज ownership transfer नहीं हो रही, वो future में होने वाली है, वो कल कभी होने वाली है, कल कभी event होगा तब कुछ होने वाली है, contingent है, तो उसे agreement to sale बोला जाता है. क्या बोला जाता है? agreement to sale बोला जाता है. समझे क्या बात को? यस. तो मुझे बताइए, देखो जैसे मान लो ये है बेटा सेलर और ये कौन है, बायर, ठीक है? अगर सेलर मान लो ये जो गुड्स है इसकी ओनरशिप अगर बायर को तुरंत दे देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका मतलब ये सेल हो गया. पर अगर ये फ्यूचर में देने वाला है तो इसे बोला जाता है एग्रीमेंट टू सेल. सर गुड्स देने के बाद वो गुड्स अगर डैमेज हो गए तो डैमेज के केस में सेल अगर हुआ है तो कौन, बायर लॉस को बेयर करेगा. और अगर एग्रीमेंट टू सेल है बेटा तो सेलर लॉस को क्या करता है, बेयर करता है. तो लॉस को बेयर कौन करेगा, बायर और सेलर के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा क्या? यस सर, देखा. गॉट इट? बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या? फटाफट बताइए क्विकली बेटा. चलो चले, डन. चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, क्विकली बताओ बेटा. चलिए सर आ जाओ. देखो, एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन टाइम इलैप्सेस या कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड. मतलब बेसिकली क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल जो है ये सेल कब होगा, तो सेल होगा जब मान लो ऐसा बोल के रखा था कि एक हफ्ते बाद गुड्स की ओनरशिप मैं तुम्हें दे दूंगा, तो टाइम इलैप्स हो गया, एक हफ्ता बीत गया बेटा, ठीक है? यस. या दूसरा जो कंडीशन थी, जिस कंडीशन के ऊपर सेल होने वाला था वो कंडीशन क्या हो गई, वो कंडीशन फुलफिल हो गई. क्या हो गई बोलो जल्दी से, वो कंडीशन फुलफिल हो गई. तब एग्रीमेंट टू सेल क्या हो जाता है, सेल में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ओके सर. चलिए आइए अगला, एनालिसिस. एनालिसिस मतलब कुछ नहीं, जो अपन ने पीछे अभी टॉपिक पढ़ा उसी का सरल भाषा में इन्होंने बोलने की कोशिश की होंगी. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या,
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में बी आइदर सेल और एग्रीमेंट टू सेल, ये अपन ने पढ़ा। सेल का मतलब क्या होता है, देखो इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इमीडिएटली। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है कैसा, इमीडिएटली, किसके अंदर, सेल के अंदर। द टर्म सेल इज डिफाइंड अंडर 4.3 ऑफ सोगा, वेयर अंडर द सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। अब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, देखो इन एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप जो है गुड्स की ये इमीडिएटली ट्रांसफर होती है क्या, नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, ये कोई फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांसफर होंगी, एक तो कंडीशंस के फुलफिलमेंट के ऊपर या कोई अदर चीजों के ऊपर। अब देखो इन टर्म्स ऑफ 4.3 जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होने वाला है कोई फ्यूचर डेट के ऊपर या सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस के ऊपर, तो उसे एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है, ठीक है। इसलिए 10 वेयर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट सेल या एग्रीमेंट टू सेल डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट कि आप प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर कर रहे हो। मुझे बता दो सर, अगर गुड्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो अगर तुरंत आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसे अपन लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और मान लो अगर आप कोई फ्यूचर डेट के ऊपर ट्रांसफर करने वाले हो तो उसे क्या बोला जाता है, एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलो, एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है। समझा क्या, क्या बात समझ में आ गई क्या, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, क्या आपको ये पूरी पूरी बातें समझ में आ गई, क्विकली एकदम। यस, अब देखो सर एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बनता है, तो ये भी अपन ने पढ़ा, एक तो जब टाइम इलैप्स होता है, समय का बीत जाना या कंडीशंस का फुलफिल हो जाना। इसको काट दो बेटा और इसको भी काट दो, क्योंकि ये अपन ने ऑलरेडी यहां पे पढ़ डाला। देखो एग्रीमेंट टू सेल सेल कब होता है, जब टाइम इलैप्स होता है या कंडीशन फुलफिल होती है। तो ये जो पोर्शन अपन ने पढ़ा ना, ये वही पोर्शन को एनालिसिस वाले इसमें आसान करके बताना चाहते हैं अपने को। ठीक है, अपने को पहले ही समझ चुका है तो अपन क्यों बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कुछ फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं बताऊं क्या, जो आपने सेक्शन गिवन इन सेक्शन 10, नॉट गिवन इन सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ना, एसेंशियल एलिमेंट्स वही है। देखो क्या, टू पार्टीज होनी चाहिए, सेलर एंड बायर। जो सब्जेक्ट मैटर है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में वो क्या होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, और गुड्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। फिर यह एग्जिस्टिंग ओन्ड पजेस्ड बाय सेलर या कोई फ्यूचर गुड्स भी हो सकते हैं। फिर देखो जो प्राइस है बेटा ये मनी में पे होना चाहिए, काइंड में नहीं, बार्टर नहीं चलता। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स दो गुड्स लो नहीं चलता, पैसा आना चाहिए, है ना, याद ध्यान देना। फिर उसके बाद जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ये टेक प्लेस होना चाहिए सेलर से बायर को, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए ऑफर आना चाहिए और दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करके प्राइस को पे करेंगी क्या, यस। अब सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल दोनों भी हो सकता है। एब्सोल्यूट मतलब विदाउट एनी कंडीशन, और कंडीशंस का मतलब तो पता ही है आपको, विद कंडीशन। और बाकी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स जो मौजूद है जैसे सेक्शन 10 के अंदर कंपिटेंस ऑफ पार्टी, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, वो मौजूद होना चाहिए। नॉट अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, सी कैटेगरी का टॉपिक है बेटा ये, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ और यहां पे अब लिखो ए प्लस टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंस। पहला मुझे बताइए कहां पे प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो रही है, सेल में। कहां पे प्रॉपर्टी कोई फ्यूचर डेट में कंडीशंस को फुलफिल करके या समय को इलैप्स करके होने वाली है सर, वो होने वाली है, बोलो जल्दी से, कहां पे, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। कहां पे, बोलो जल्दी से, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर, ओके। सर सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप पैसा भी दे देते या और कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स भी चले जाता है या ओनरशिप भी चले जाती है। पर एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर डेट पे होने वाले, जहां पे ऑब्लिगेशन पेंडिंग होती है, हो सकता है कंसिडरेशन बाद में पे करने वाले हो, ये गुड्स बाद में जाने वाला हो, तो इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखो सर, मान लो, सुनो ना बात को, मान लो मैं सेल के अंदर मैंने आपको गुड्स बेच दिया पर आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या आपके ऊपर केस कर सकता हूं क्या, स्यू कर सकते हो क्या प्राइस के लिए? हाँ, मैं बायर के ऊपर केस कर सकता हूं प्राइस ऑफ गुड्स के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन मुझे बताना, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर क्या मैं प्राइस के लिए आपसे क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं सर, प्राइस के लिए क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको ओनरशिप ही नहीं दिया। ओनरशिप फ्यूचर डेट में जाने वाली है, पर मैंने बोल के रखा था मेरे को आज पैसा दोगे तो 10 दिन बाद मैं गुड्स की ओनरशिप तुमको दूंगा, मेरे को एडवांस दो।
पर तुमने एडवांस नहीं दिया तो मैं ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर नहीं किया तो मैं तुमसे पैसा ले पाऊंगा नहीं। पर मुझे अगर कुछ डैमेजेस हुए हैं, मेरा अगर कुछ नुकसान हुआ है तो क्या मैं वो क्लेम कर पाऊंगा? हाँ, यहाँ पे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, प्राइस को क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि जब मैंने गुड्स ही नहीं दिया तो काई की प्राइस बे, है ना? ऐसा लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही सेल हो गया और उसके बाद गुड्स अगर डैमेज हो जाता है तो लाइबिलिटी बायर की होती है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। तो मैंने आपको एग्जांपल में कवर किया। फिर देखो सर, रिस्क ऑफ लॉस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है बेटा बायर के पास क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। सर यहाँ पे रिस्क ऑफ लॉस सेलर के पास ही होता है। ये जस्ट इन रेम क्रिएट करता है। जस्ट इन रेम का मतलब क्या होता है बेटा? राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। मतलब अगर मैंने ये आईफोन आपको बेच दिया तो आपके पास पूरे दुनिया के अगेंस्ट राइट आ जाता है कि ये फोन आपका है और आप इस आईफोन के हो और आपसे कोई इसको जुदा नहीं कर सकता। बट एग्रीमेंट टू सेल में राइट इन पर्सोनम क्रिएट होता है। मतलब कि अगर कल चल के आपने मुझे पैसा नहीं दिया या आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो मैं केवल आपके अगेंस्ट क्लेम कर सकता हूं बेटा कि मुझे गुड्स दो या मुझे मेरे डैमेजेस दो करके। ये कोई पूरे इंडिया के अगेंस्ट या पूरे जहां के अगेंस्ट मेरा कोई राइट आने वाला है क्या? नहीं सर, नहीं आने वाला है। ठीक है, ओके। अगला सर, सेलर जो है ना, क्या ये गुड्स को रीसेल कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? ओनरशिप है बेटा बायर के पास। तो कैसे तुम गुड्स को रीसेल करोगे? पर यहाँ पे जो सेलर है, क्या ये किसी दूसरे व्यक्ति को गुड्स बेच सकता है क्या? हाँ, जैसे भिड़े को मैंने बोला था आज पैसा दे दे, 1 महीने बाद टीवी भिजवा दूंगा। भिड़े ने मुझे पैसा नहीं दिया, उतनी देर में बबीता जी आ जाती है। क्या मैं बबीता जी को माल बेच सकता हूँ क्या? टीवी बेच सकता हूँ क्या? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बेच सकता हूं। मतलब यहाँ पे सेल करना अलाउड होता है क्योंकि ओनरशिप अभी भी सेलर के पास पड़ी हुई है। इसलिए क्या कहा मैंने? बोलो। क्योंकि ओनरशिप सेलर के पास पड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे सेल करना पॉसिबल है। भले आपका एग्रीमेंट टू सेल बन गया है बट आप सब्सिक्वेंट सेल कर सकते हो। ठीक है, चलो फटाफट गो थ्रू करो बेटा। किसी को कोई डाउट है तो पट से पूछो, अदरवाइज आज के लिए अपना जितना टॉपिक करना था वो अपना समाप्त हो जाता है। किसी को कोई भी डाउट है तो फटाफट पूछिए बेटा। बहुत अच्छा डाउट है, सुनो। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। क्या होता है? बोलो। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो गौरी ने आपने दुकान से फोन खरीदा, ओनरशिप आपके पास है। मुझे बताइए, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति आ जाए और वो आपसे फोन मांगे तो ये आपकी चॉइस होंगी उसको फोन देना कि नहीं देना। इसे बोला जाता है जस्ट इन रेम। मतलब आपके पास पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है कि ये फोन मेरा है और मैं इस फोन का हूं। बराबर? यस। जस्ट इन पर्सोना। आपने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया कि आप मुझसे फोन खरीदेंगे, आपने मुझे आज ही पैसे दे दिया। मान लो कल चल के मैंने आपको फोन नहीं दिया तो आप केस क्या दुनिया में किसी के भी अगेंस्ट कर सकते हो कि मेरे अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट। तो इसे बोला जाता है राइट इन पर्सोनम। क्या बोला जाता है? बोलो। राइट इन पर्सोनम। समझे क्या बात को? ऐसे बस बस इतना ही है। ठीक है, नहीं नहीं, कल अपना जो अगला क्लास है वो भी सुबह का ही होगा बेटा। ठीक है ना? यस, कल उल्टा अपना जो क्लास है वो थोड़ा सा जल्दी भी होगा। और बताइए, किसी को और कोई डाउट? एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? चलिए, डन। ओके, तो आज के लिए इस लेक्चर में करेंगे केवल और केवल इतना। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने को जितने भी डिफरेंसेस है पूरे डिफरेंसेस को पढ़ लेना है और हो सकता है शायद अपना नेक्स्ट लेक्चर में ही ये यूनिट भी समाप्त हो जाए। ठीक है ना? थोड़ा सा एलोंगेट कर देंगे, लेक्चर को थोड़ा बड़ा ले लेंगे और इस यूनिट को अगले लेक्चर में अपन लोग फिनिश ऑफ करवा देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। सी यू ऑल टुमारो। बाय 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 एंड बाय बाय।